सरदार पटेल की। वो कहते थे कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पागलपन है। दूसरी फोटो बाबा साहब अंबेडकर की, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा, उससे पहले कहा कि मैं पैदा हिंदू में हो गया, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, ये मेरे हाथ में है। तीसरी तस्वीर साहू जी महाराज की, जिन्होंने बाबा साहब को न सिर्फ विदेश भेजा बल्कि मूक नायक समाचार पत्र निकलवाने के लिए पैसे दिए। वो बाबा साहब जिन्होंने अपने राज्य यानी कि कोल्हापुर रियासत से ब्राह्मण पुरोहितों को निकाल बाहर फेंका था, उनकी तस्वीर लगी है। वो साहू जी महाराज जिन्होंने अपने सैनिकों में झगड़ा होने पर एक दलित सैनिक को चाय की दुकान खुलवा दी और खुद उस पर चाय पीने जाते थे, उन पे ये चर्चा ना करें तो श्याम प्रसाद मुखर्जी पर चर्चा होगी क्या? ये अगले शिवाजी महाराज, या तो भैया फोटो हटवा लो, ये कह दो कि ये फोटो नहीं चलेंगी, जैसी फोटो लगी है वही तो बोल रहे हैं। शिवाजी महाराज के गुरु थे संत तुकाराम। पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, कृपा शंकर भैया ने जो बात कही कि हमें मिथक गढ़ने होंगे, अपने मिथक प्रतिस्थापित करने होंगे, मैं इस मंच से कहने का इसलिए पूरा हक रखता हूं क्योंकि जो बात आज कह रहा हूं यही बात मैंने शिवाजी के मौजूदा वंशज छत्रपति संभाजी राजे के सामने पटना में कही थी और उन्होंने स्वीकार किया कि तुम ठीक कह रहे हो। मैंने उनके सामने कहा कि जब आप नहीं लिखोगे तो दूसरा कोई लिख जाएगा। तो आपने सरदार पटेल पर लिखा नहीं तो दूसरे ने लिख दिया। कबीर का, जिनको यह नहीं पता कि कबीर का जन्म कब हुआ था, उनको यह पता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। गजब है। बता दीजिए कहीं लिखा मिलता हो कि जन्म कब हुआ था? जन्म की डेट नहीं पता, सन नहीं पता, लेकिन विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था यह पता। कैसे? क्यों? तुम्हारा व्यक्ति महान कैसे? क्योंकि हमारा उसमें थोड़ा पार्टिसिपेशन है, इसलिए महान। जितने भी विदेशी लेखक आए, ठीक बोल रहा हूं ना भैया, किसी ने जिक्र नहीं किया चाणक्य जैसे किसी भी पात्र का। तो तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे? चाणक्य की वजह से। तुम्हारे शिवाजी महान कैसे? तो समर्थ गुरु रामदास और दादाजी कोंडदेव की वजह से। इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि समर्थ गुरु रामदास और दादाजी कोंडदेव जैसा कोई पात्र शिवाजी के जीवन में था ही नहीं। शिवाजी इसलिए महान हुए क्योंकि शिवाजी की मां जीजाबाई, और जीजाबाई पर जब बात करेंगे तो यह बताना पड़ेगा कि उस समय का अंतरजातीय विवाह था। शिवाजी की मां जाधव कुल से थी, जो आजकल के यादव हैं, और शिवाजी के पिता भोसले कुल से थे, जो कुणबी अपने आप को कहते हैं। शिवाजी इसलिए महान थे क्योंकि दो महान शासकों की संतान थे। तो वो अंतरजातीय विवाह करने वाले शिवाजी की तस्वीर लगाए हो, उस शिवाजी की तस्वीर लगाए हो जिसने मनुस्मृति का नियम तोड़ते हुए अपने बेटे को न सिर्फ समस्त वेदों का अध्ययन कराया था बल्कि आनंद भास्कर कुलकर्णी जैसे ब्राह्मण का गला काट दिया था, जिस समय कहा जाता था कि ब्रह्म हत्या पाप है। उसकी तस्वीर लगाए और कहते हो ये चर्चा ना करें। तो भाई जिनके तस्वीर लगाए वही तो बोलेंगे। बाद में आ जाइए महामना रामस्वरूप वर्मा। मुझसे किसी व्यक्ति ने पूछा, मैं देखिए समाज से समझता हूं, नीरज भाई, कुर्मी समाज का व्यक्ति गुजरात के सरदार पटेल की जयंती मनाता है, बगल के रामस्वरूप वर्मा जो कानपुर देहात के रहने वाले थे उनकी क्यों नहीं मनाता है? उसका आज मिल गया उसका जवाब मुझे। क्योंकि सरदार पटेल की जयंती मनाओगे उनके अंदाज में, रामेश्वर पवन जी ऐसे वक्ताओं को नहीं बुलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके अंदाज में मनाओगे, सिर्फ कुर्मी कुर्मी बुलाओगे, तो सरदार पटेल की जयंती मनाते हुए ना आरक्षण पे बात होगी, सरदार पटेल की बात करते हुए ना आरएसएस के बैन करने पर बात होगी, सरदार पटेल की बात करते हुए ना पिछड़े की बात होगी, ना दलित की बात होगी। भारत माता की जय, अखंड राष्ट्र, वंदे मातरम, खत्म। तो सरदार पटेल इजी है, सरदार पटेल को मनाना इजी है उनके अंदाज में जो उन्होंने गढ़ा। हमारा वाला सरदार पटेल तो एकदम सख्त है, जो कहता है कि अगर तुमने जरा भी निगाह टेढ़ी की तो बंद करके जेल में डाल दूंगा। वो हमारा वाला सरदार पटेल है। लेकिन उनका वाला सरदार पटेल तो गांधी जी का अनुयायी वाला है, भक्ति भाव वाला है, सांप्रदायिकता वाला है। तो इसलिए सरदार पटेल की मनाना इजी है। रामस्वरूप वर्मा की मनाओगे तो फिर पूछना पड़ेगा, भैया कितने लोग धागा पहन के बैठे हैं, कितने लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, कितने लोग घंटा हिलाते हैं? तो फिर रामस्वरूप कठिन है, तो रामस्वरूप की क्यों मनाएगा? जो इजी है उसको पकड़ लो। आजकल सरकारी भी हो गए हैं सरदार पटेल, तो और ठीक है मामला।
उसके बाद ज्योतिबा फूले की लगाए हैं, वो भी ईश्वर सत्ता के विरोध में, गुलामगिरी लिखने वाले व्यक्ति, सीधे सीधे ईश्वर को नकारने वाले व्यक्ति, पेरियार ललई और खतरनाक आदमी उन्होंने कहा कि ईश्वर को मानने वाले मूर्ख हैं। उसके बाद जगदेव बाबू जब 5वीं में पढ़ते थे, 5वीं क्लास में, तब पिता का निधन हुआ, माताजी पूजा पाठ करती थी, उनने कहा कोई असर नहीं हुआ, निकाल करके बाहर फेंक दिए सारी देवी देवता। अब इनके पे ना बोले तो किस पे बोले। एपीजे अब्दुल कलाम साहब सीधे सीधे ईश्वर की सत्ता का विरोध नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक चिंतन वाले थे। कहीं ऐसा दिखता भी नहीं है कि 5 वक्त के नमाजी थे, कहीं मिलता है ऐसा उल्लेख कि नमाज पढ़ते थे अपना साइंटिस्ट का काम छोड़ करके। तो जब ऐसे महापुरुषों की लगाए हो तो ये इस मंच से बेहतर मंच और क्या हो सकता है? या तो इनकी तस्वीरों का विरोध करो। इसलिए मुझे इसलिए नहीं कि मेरे विचार प्रोफेसर साहब रख रहे थे कि मैं भी उन विचारों का इसलिए मुझे ठीक लग रहा। मेरे बगल में जो शख्स बैठे थे वो अगर बोल रहे होते कि ईश्वर में ही सब कुछ है, तभी भी मुझे बुरा नहीं लगता, वो उनका विचार है। मेरा जब नंबर आता तो मैं कहता कि भाई मैं ईश्वर में भरोसा नहीं रखता। मैं इस मंच से जो बोल रहा हूं, मैं ये थोड़ी चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात मान लो, आपके अपने विचार हैं, मत मानो। भाई मुझे वक्ता बनाया है तो मेरी ये नैतिक उत्तरदायित्व है कि मैं जो समझता हूं वो समाज को बताऊं। आपको समझना है तो समझ लो, नहीं तो गोबर पूजो, हमें क्या तकलीफ है भाई समझ लोगे तो बच्चे वैज्ञानिक बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, हमारे जैसे लड़ने वाले पत्रकार बनेंगे, हृदयलाल मौर्य जैसे वकील बनेंगे। और नहीं बनाओगे तो वही गोबर पूजने वाले बनेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या बनाना है। मुझे बुलाया गया डॉक्टर साहब के साथ में, सर के साथ में, कि आप पुष्पार्चन कर दीजिए। ये बताना जरूरी है, विरोध ढंग से होना चाहिए तो लोगों को पता चले। किसी को पता ही नहीं चल पाया होगा कि मैंने जूते नहीं उतारे। ये पता होना चाहिए ना कि मैं जूते नहीं उतारता कहीं भी, क्योंकि सरदार पटेल या कोई भी महापुरुष के प्रति मैं श्रद्धा नहीं रखता हूं, ना मेरा भक्ति भाव है। मैं इनका अनुयायी हूं, गुलाम नहीं हूं। मैं इनको किताबों में ढूंढता हूं। मेरे लिए ये मूर्ति और उसमें नहीं है। मैं कहीं पुष्पार्चन नहीं करता हूं, यहां भी नहीं किया मैंने। किसी की हिम्मत नहीं मुझे गौतम बुद्ध को या बाबा साहब को अगरबत्ती दिखवा ले, कोई नहीं दिखा सकता। मत बुलाओ कार्यक्रमों में, लेकिन नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग भी ऐसा करें, राजनीति वालों के लिए मजबूरी है। भाई नौ दुर्गा का फीता नहीं काटने जा रहे हो तो यहां कम से कम चढ़ाओ उस तरफ नहीं हो तो कम से कम इस तरफ तो दिखाई दो। लेकिन अगर सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं और सामाजिक क्रांतिकारी हैं तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी। इस कार्यक्रम में तमाम सारे प्रतिमान टूटे। आप लोगों ने प्रजापति भी कार्ड में रखे, मौर्य भी कार्ड में दिख रहा था, पटेल भी दिख रहा था, प्रोफेसर साहब को भी बुलाया। मैं बता देता हूं एससी वर्ग से आते हैं। और कृपा शंकर भैया को भी बुला। अच्छा लगा मुझे जब अरुण पटेल जी ने कहा नीरज भाई यादव जरूर रख लीजिएगा कोई। अच्छा लगा। ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन अभी भी आलोचना नहीं कर रहा हूं, अभी भी बदलाव की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और होने चाहिए। इन मंचों पे सम्मानित होने वाले लोग कितना मजा आएगा जब वाल्मीकि होंगे, खटीक होंगे, श्रीवास होंगे, चौरसिया होंगे, विश्वकर्मा होंगे, प्रजापति होंगे। कितना आनंद आएगा सरदार पटेल जयंती मनाते हुए। और ऐसे जब होंगे तो किसी की औकात नहीं है कि वो इस कार्यक्रम को किसी जाति का कार्यक्रम समझ करके विरोध कर ले। अभी विरोध इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी बपौती समझता है आदमी। सालों सालों से बपौती चली आ रही है इसलिए, और बपौती तोड़ के जब विचारधारा लागू कर दोगे हालत खिसक जाएगी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की, आप लोगों को गर्व होना चाहिए अपने आप पर। जो लोग कहते हैं कि फलाना समाज गुलाम हो गया, फलाना समाज इनका पिछलग्गू हो गया, गर्व होना चाहिए कि ईश्वर की सत्ता का विरोध करने पर कितने लोग गए? 5, और सारे तो बैठे हैं, तो बहुमत किसके पास है? 2 गए, बताइए 2 गए। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि यहां जो बैठा है वो ईश्वर की सत्ता में भरोसा ना करता हो, लेकिन सहनशील है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं कतई नहीं कहता कि आप लोग मेरी तरह हो जाइए, क्योंकि नास्तिक बनना बहुत ऊपर की श्रेणी है। प्रोफेसर राजकुमार सर ने 2017 में मेरी मदर का ऑपरेशन किया, ब्रेन का। सर अंदर चले गए, मदर चली गई अंदर। मेरी बहन ने कहा, मैं बता रहा हूं नास्तिक बनने में कितना ऊपर लेवल की चीज है। मेरी बहनों ने कहा कि आज तो कम से कम ये पूज लो, हाथ जोड़ लो, कम से कम माता जी अंदर गई हैं ऑपरेशन के लिए। तो मैंने कहा कि एक बेटे का जिम्मेदारी क्या होती है? अच्छा डॉक्टर ढूंढना। सर उस समय बेंगलोर में गए थे बेटे का कुछ वो कराने,
स्पेशल मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए बेंगलोर से लखनऊ आए। अच्छा डॉक्टर देखा मैंने, जो बेस्ट डॉक्टर हो सकता है, बेस्ट संस्थान जो उत्तर प्रदेश का है पीजीआई, वो देखा। जल्दी ऑपरेशन जहां नहीं होते जल्दी ऑपरेशन करवाया। घर वालों से ये नहीं कहा कि पैसे की तंगी है पैसा ले आओ, यही तो बेटे के कर्तव्य होते हैं। अगर मूर्ति से हाथ जोड़ने से मर्ज ठीक हो रहा है तो कोई यहां बैठा व्यक्ति चाहे ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो, वो बेस्ट अस्पताल क्यों ढूंढता है? ये बैठे हैं खंड शिक्षा अधिकारी यहां पर, मुझे पता नहीं कि ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आप क्यों कह रहे हो राजकुमार सर से कि ऑपरेशन अब वहां करवाना, यहीं करवा लो, 4 मूर्ति रख लेना बगल में। तो ढूंढते हैं ना अच्छा अस्पताल। जब बच्चे का एडमिशन करवाना होता है तो एक से बड़ा एक पाखंडी कहता है कि बड़े स्कूल में करवाएंगे अपनी क्षमता के मुताबिक। क्यों करवाते हो? तो जिन बातों को लोग किसी का विरोध समझ लेते हैं वो दरअसल किसी का विरोध नहीं है, वो तर्कवाद है, तर्क शक्ति है, और ये संविधान देता है। संविधान की तो तस्वीर रखी है ना, संविधान की चर्चा करना जरूरी है। संविधान का आर्टिकल 51A का ज्या पार्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो मानववादी, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाएंगे और राष्ट्र को भी उसी तरीके से बनाएंगे। तो वही तो कर रहा हूं, मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, मानववादी, तार्किक और वैज्ञानिक ही तो बना रहा हूं। पूरे देश भर में घूम घूम करके देख लीजिएगा, किसी भी थाने में रेपिस्ट की लिस्ट उठाइएगा, किसी भी थाने में अपराधियों की मर्डर की लिस्ट उठाइएगा। चुनौती दे रहा हूं, अगर उसमें एक भी रेपिस्ट नास्तिक निकल जाए तो आज के बाद मंच पे बोलना बंद कर दूंगा। क्या कोई रेपिस्ट आज तक नास्तिक हुआ है पूरे विश्व में? एक उदाहरण हो तो बता दीजिए। हुआ है? किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे इस्लाम मानने वाला हो, चाहे हिंदू मानने वाला हो, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे कोई और धर्म। हां, बुद्धिस्ट और नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर लेवल की चीजें हैं। यहां तर्क शक्ति चलती है, यहां विज्ञान चलता है, और वहां तक पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत सारी चीजों से परे हो जाता है। मैं नास्तिक हूं, नास्तिकता से मानववाद आता है, इंसानियत आती है। और जब किसी को यह घमंड हो जाता है कि ऊपर बैठा हुआ कोई ताकत हमें बचा लेगा, वहीं से भ्रष्टाचार की ताकत जन्म लेती है। वही जातिगत सिस्टम में भी है। जब जातियों के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उनको पता होता है कि ऊपर सिस्टम में बैठा हुआ कोई ना कोई हमारी जाति वाला तो हमें बचाएगा ही, तो वहीं से भ्रष्टाचार जन्म ले लेता है। और जब आपके मन में डर रहता है कि हमें तो बचाने वाला कोई नहीं है, तो आप ज्यादा नैतिक होते हैं, समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब उस पर ज्यादा नहीं बोलता हूं, सरदार पटेल पे आ जाता हूं। सरदार पटेल की एक रटी रटाई बात जो आपने समझी कि खंड में बटी हुई रियासतों को एकीकरण करते हुए एक राष्ट्र बनाने वाले सरदार पटेल, उस राष्ट्र पर संविधान लागू करने वाले डॉक्टर अंबेडकर। संबंध तो हो गए ना? अगर राष्ट्र नहीं होता तो संविधान किस पे लागू होता? संबंध तो हो गया ना, उसी राष्ट्र पे तो संविधान लागू हुआ। तो पहले तो देश बना, अखंड देश, उस देश पर फिर संविधान लागू किया गया। तो दोनों तो एक दूसरे की पूरक अपने आप हो गए। तो किसी का कंपटीशन कोई नहीं है, कोई कम ज्यादा, कोई महान और कम वो नहीं है, सबके अपने अपने काम हैं। इस तरह की लेखनी नहीं होनी चाहिए। इस बात के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं कि कोई महान है कोई कम है। कंपटीशन किसी के बीच में, किन्हीं महापुरुषों के बीच में कतई नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल उचित नहीं है। तो सरदार पटेल को हमने समझा रियासतों का एकीकरण करने वाला। मतलब सरदार पटेल की जयंती कोई भी व्यक्ति मनाता है तो इस तौर पर मनाता है कि सरदार पटेल ने एकीकरण किया। तो उनसे यही सीख लो कि सरदार पटेल अगर विभिन्न रियासतों का एकीकरण करके एक भारत बना सकते हैं, तो हम विभिन्न जातियों का एकीकरण करके एक भरगनी बना सकते हैं। सरदार पटेल बनने का मतलब है, जैसा कि अभी राकेश भैया ने थोड़ा सा जिक्र किया, मैं उस जिक्र को बढ़ा देता हूं कि आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हृदय लाल मौर्य जी और प्रजापति जी शायद नहीं आए, 2 एडवोकेट्स को रखा। कोई भी मंच बिना अधिवक्ताओं के पूरा नहीं हो सकता। मौजूदा समय में किसी भी मंच में आप एडवोकेट्स को जरूर जोड़िए। डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल की सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है, उसकी बड़ी वजह है कि दोनों बैरिस्टर थे, विदेश से पढ़ करके आए थे। अगर अच्छे बैरिस्टर नहीं होते तो शायद यह मुकाम नहीं मिला होता। इसलिए क्रांति बगल के घरों में मत ढूंढिए, अपने घरों से अच्छे वकील, अच्छे पत्रकार, अच्छे लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता पैदा करिए। यही ये महापुरुष हमारे चाहते थे। भैया ने जो बात की उस बात को थोड़ा सा बढ़ाता हूं कि ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर, तहसील स्तर पर
एक थिंक टैंक बनाइए, उस थिंक टैंक में काले कोट वाले जरूर शामिल करिए। जो छोटी छोटी आपकी समस्याएं हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, फलाने ने खेती दबा ली, हर एक समस्या के लिए विधायक, सांसद या लखनऊ में हमारे जैसा कोई पत्रकार लखनऊ में बैठा हुआ मदद आपकी नहीं कर सकता। अपने बीच में से ही आपको एक से एक कट्टे से तोप बनाने वाले तैयार करने होंगे, अपने बीच में से ही। जब उन वकीलों को सम्मान देना शुरू करेंगे, उनको इज्जत देना शुरू करेंगे, और 5 काले कोट वाले आपने थाने में बुला के खड़े कर लिए, आपके 2-4 मामले निपट गए। तो ये कॉम्बिनेशन बनाइए इन जैसे प्रोफेसर्स का, गाय गंगा गौर गौमूत्र वाले नहीं, इन जैसे प्रोफेसर्स का। उस प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, पत्रकार, और वो लड़के जिनको लफंगा कहते हो कि किसी मतलब के नहीं ऐसे फर्जी फोटो खिंचाते घूमते रहते हैं, उनको एनर्जी दीजिए, सम्मान दीजिए, वो फुल टाइमर साबित होंगे आपके लिए, क्योंकि वो दूसरी दिशा में लगे हैं। जैसा कि कृपाशंकर भैया ने कहा कि तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर लेगा। अब उन बच्चों को अपना नहीं बनाओगे तो वो कावड़ तो ढोने जाएंगे ही। तो उनके पाले में जाने से पहले अपने पाले में ले आओ। ये बात होना बहुत जरूरी है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर जाति महासभा के खिलाफ क्यों हूं। सरदार पटेल के जीवन में, रामेश्वर पवन जी मुझे क्लियर करिएगा, अपने जीवन में सरदार पटेल के भाई बेटे ढाइया भाई पटेल और भाई विट्ठल भाई पटेल का उल्लेख मिलता है। सरदार पटेल कभी जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं गए। गलत बोल रहा हूं? इनकार कर दिया। तो मैं कैसे जा सकता हूं? रामस्वरूप वर्मा जी के पास में जब एक व्यक्ति गए कि आपको जाति महासभा के कार्यक्रम में आना है, तो रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि मेरे 2 प्रस्ताव वहां लागू करवा दीजिए कुर्मी समाज के बीच में, मैं आज से सारे जाति के कार्यक्रमों में जाऊंगा। उन्होंने क्या बोले? एक तो वहां की विवाह पद्धति पाखंड विरोधी हो जाए, जितने भी कुर्मी हैं प्रस्ताव पारित करें कि अर्जक पद्धति से विवाह होंगे। दूसरा, कुर्मियों के बीच में मृत्यु भोज की परंपरा बहुत है, एक से बड़ा एक कंपटीशन। उन्होंने 2 टेंट लगवाए थे, हम 3 टेंट लगवाएंगे, हम नंबरदार हैं। नंबरदारी तो यहीं जाती है पूरी। बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाने से ज्यादा नंबरदारी इसमें है कि मृत्यु भोज में खर्च कितना किया है। तो दूसरा, रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि कुर्मियों के बीच में प्रस्ताव पारित करवाइए कि आज के बाद हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे, मैं मंच पे आने को तैयार हूं। नहीं पारित हुआ, रामस्वरूप वर्मा नहीं गए। मैं उनका चेला हूं, मैं कैसे जा सकता हूं? मैं पेरियार ललई का चेला हूं। पेरियार ललई को उनके ही जाति वालों ने, उनके परिवार के लोगों ने गांव से भगा दिया कि बौद्ध बन गए थे। मैं उनका चेला हूं, मैं कैसे जा सकता हूं? तो जब हमारे महापुरुषों ने एक रास्ता दिखाया है, मैं तो उन पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। दुकानदारी भले ही घट जाए, कोई दिक्कत नहीं, कम बुलाइए, कम लोग सुनेंगे, कुछ आलोचक हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि जो कटु सत्य बोल रहा हूं, यहीं से सामाजिक परिवर्तन की दिशा निकलेगी। आप लोगों को गुदगुदाने से कि वाह भाई भव्य कार्यक्रम किया, बहुत सम्मान किया, इससे मजा आता है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की दिशा नहीं निकलती। अब बात आते हैं छत्रित्व पे। हम लोग बुद्ध के वंशज हैं, जितने लोग भी यहां बैठे हैं, तथागत बुद्ध के। तथागत के समय में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, खत्ती। उसी का अपभ्रंश होकर हुआ छत्री। मैं नहीं जानता, ये लोग बताते हैं जैसा। तो अगर तुम वो खत्ती वाले छत्री हो, कोई गलत नहीं है छत्री कहने में, ये बात हकीकत है कि लड़ाका हम ही लोग सब थे, हम ही लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन तुम्हारा संदर्भ अगर खत्ती वाला छत्री है तो तुम्हारा छत्रत्व पता क्या है? तुम्हारा छत्रत्व यह है कि कुर्मी यादव के सामने अगर किसी प्रजापति विश्वकर्मा को कोई लाठी बजा रहा है सामंतवादी, तो तुम लाठी लेके खड़े हो जाओ, यह छत्रत्व है। यह तुम्हारा झूठा छत्रत्व नहीं है कि नाम में छतरी लगाया, छतरी लगाई और घूमने टहल के निकल गए। तुम्हारे उस खत्ती का और छत्रत्व का मतलब है प्रजापालक जो शिवाजी थे, बहुजन प्रतिपालक, बहुजनों की रक्षा करने वाला। वो बनना हो तो बन जाओ छत्री, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था वाला छत्री ना बनो जिसमें 2 दर्जे के हो, नीचे वाले। जाति महासभाओं का रोल समझिए। पीसीएस का रिजल्ट आया, कुर्मियों ने लिस्ट बनाई, यादवों ने बनाई, तेलियों ने बनाई, प्रजापतियों ने बनाई। इस लिस्टों में क्या गायब हुआ कि कितने बच्चे रोक दिए गए, ये गायब हो गया। जब आईएएसओ की जाति के आधार पर लिस्ट बनाई तो लेटरल एंट्री में कितने आईएएस ओबीसी एससी बनने से रोक दिए गए, ये गायब हो गया। वो चाहते हैं कि तुम जाति के आधार पर विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की लिस्ट बनाओ, इन यादव को हिस्सा देना है, इनको दे करके बगल वाले का गला काट दो, गर्दन उड़ा दो, खत्म। तुम इसी में झूमते रह जाओगे, फलाने को मिल गया, उसी को पूजोगे।
तो उनको पता है कि जातिगत सिस्टम में आकंठ डूबा हुआ समाज, इसको मूर्ख बनाना, इसका हिस्सा छीनना, इसको गुलाम बनाना बहुत आसान हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में चला जाएगा, लेकिन ट्राई तो मारो। इस मंच पे ट्राई मारा गया ना, पूर्ण रूप से अभी नहीं हुआ, लेकिन ट्राई तो मारा ना। आज कल अगले बार और होगा, अगली बार और होगा, बदलेगा। लेकिन बिना बदले कहो कि 70 साल बाद बदल जाएगा, तो नहीं बदलेगा। ट्राई मारिए। एक सुझाव और देता हूं कि जब 1000 लोग शादी में बुला रहे हो, उसमें गर्व ना करो कि हमने 20 शादी में बुला लिए 20 जातियों के लोग। जब घर में 20 लोगों का आयोजन करो और उन 20 लोगों में 8 जाति के लोग बुलाओ, तब बहुजन हो। ये छौका मारने वाला सिस्टम नहीं कि एक यादव छौका मारने के लिए बुला लिया, बदल गए। एक यादव तो बैठा ला हमने, ये देखो, एक मौर्या, तो ये छौका लो, मौर्या एक बुला लिया। सबका यही हाल है। यादव समाज के लोग मुझे बुलाएंगे तो एक कुर्मी बुलाया है, एक कुर्मी है, देखो हम लोग बदल रहे हैं। जब तक बीपी मंडल की जयंती पर गैर यादव मुख्य अतिथि नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे 50 साल मनाते रहो। ये क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर मंच पर धोबी, खटीक, पासी, वाल्मीकि, बसोर मुख्य अतिथि नहीं होंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। ये लिख लीजिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको क्रॉस करने की जरूरत है। मुझे गर्व है कि सरदार पटेल की जयंती पर विचारधारा की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है। संत गाडगे जयंती में मुख्य अतिथि नीरज पटेल, सावित्रीबाई फूले जयंती में मुख्य अतिथि नीरज पटेल, बाबा साहब अंबेडकर जयंती में मुख्य अतिथि नीरज पटेल, पेरियार ललई जयंती में मुख्य अतिथि नीरज पटेल। जब 10 लोग आपसे नाराज होते हैं तो आपके लिए इतना बड़ा परिवार बाछे फैला करके इंतजार करता है कि आओ, तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं। इसलिए मत डरिए कि इस भाषण के बाद इलाहाबाद में कौन विरोध करेगा, अगले बार कार्यक्रम में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, फेसबुक में कौन लोग आपको किसका एजेंट बताएंगे। मत डरिए, खुल करके बोलिए, मुक्त कंठ से बोलिए, वरना आपके वोटों के नाम पर सीटें बेची जाती रहेंगी, दलाली होती रहेगी आपके वोटों के, आपकी जाति के नाम पर, और दलालियां हो रही हैं। विभिन्न जाति की पार्टियां जो बन गई और आपके वोटों का सौदा कर रही हैं, वो सिर्फ हमारी मूर्खता की वजह से हो रही हैं, जाति के प्रति एक्स्ट्रा लगाव की वजह से हो रही हैं। अगर हमने ये क्रॉस किया होता, हमने अगर सामाजिक न्याय विभिन्न जातियों में ढूंढा होता कि चंद्रशेखर आजाद अगर अच्छा बोलेगा तो तारीफ करेंगे, अनुप्रिया पटेल अगर अच्छा बोलेंगी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर बुरा करेंगी तो विरोध करेंगे, ये हैसियत अगर ले आते तो सब सुधर जाते। अखिलेश यादव के बारे में तय करो कि अगर पाखंड करोगे तो तुम्हें विरोध करेंगे और ठीक करोगे तो तारीफ करेंगे। हर नेता के प्रति अगर हम ये बर्ताव करने लगे, तारीफ विरोध, तारीफ विरोध, तारीफ विरोध, तो उनको समझ में आ जाएगा कि समाज हमारा गुलाम नहीं है। हम सब ने एक चीज गढ़ दी कि बिना पाखंड के राजनीति चल ही नहीं सकती। जब तक नवदुर्गा का फीता ना काटो, जब तक 20 ब्राह्मणों से आशीर्वाद ना ले लो, तब तक राजनीति चल ही नहीं सकती। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस धारणा को, इस परिकल्पना को तोड़ना है और पाखंड मुक्त वैज्ञानिक चिंतन वाला तार्किक समाज बनाने की जिम्मेदारी हम सबको उठानी पड़ेगी। वरना ऐसे ही लुटते रहोगे, पिटते रहोगे, बिकते रहोगे, आपके वोट बैंक के आधार पर सीटें भी बेची जाएंगी। तमाम खबरें सामने आ रही। जय विज्ञान, जय संविधान, धन्यवाद।